Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, सेल के बारे में हमने देखा था। तो अगर हम एक सेल की बात करें तो उसमें जो सेल के अंदर में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो होता है वो एक स्फेरिकल मीन्स राउंड शेप का, गोल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ये वाली मेम्ब्रेन है और एक ये जो मेम्ब्रेन है मीन्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। जिसको बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है मीन्स जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर की साइड में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। और हम देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की उसके ऊपर कुछ ये जो डॉट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के नाम से इसको जानते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन मीन्स बाहर वाली ये वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मीन्स ये कॉन्टिन्यूस होती है जिससे कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का काम करती है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक पोर जैसा स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन जो है उस पर प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का मीन्स एक पैसेज प्रोवाइड करता है। जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गई जो कि एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का मीन्स इनसाइड जो न्यूक्लियस के अंदर में मटेरियल प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म में अगर जाना होगा या फिर उसका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है न्यूक्लियस से निकल कर साइटोप्लाज्म के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करने का या फिर इसको एक पैसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियर पोर करता है। और उसके बाद यहाँ पर हम ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और ये एक हम यहाँ पर राउंड शेप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोलस जो है उसका क्या फंक्शन होता है। ये एक रफ बेसिस पे हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल मीन्स बॉल लाइक, बॉल जैसे होती है राउंड शेप की, गोल जैसे स्ट्रक्चर होता है बॉल का, उसी तरीके से न्यूक्लियस जो है उसका भी स्ट्रक्चर होता है। और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली जो है वो होता है न्यूक्लियस। डिटेल में देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कौन से ईयर में डिस्कवरी हुई थी, और उसके बाद क्या कहते हैं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें पार्ट प्रेजेंट है उसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल मीन्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल मीन्स राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है और लार्जेस्ट होता है। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, उसके बाद वैक्यूल है, उसके बाद क्या कहते हैं हम लाइजोसोम की बात करते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उन सारे सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे ज़्यादा जो साइज बड़ा होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियस का। स्फेरिकल होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
मीन्स कि एक डबल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर होता है, एक ये मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस देखे थे, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इस तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि डबल लेयर्ड होती है। सो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट के केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो है न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उसके बाद अगर यदि हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। सो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। सो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम से, एक साइंटिस्ट हैं जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन के नाम से। सो रॉबर्ट ब्राउन स्पेसिफिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसके बाद अगर यदि हम न्यूक्लियस की और पॉइंट की बात करें, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है एक नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर के नाम से जानते हैं। और क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं डीएनए। सो यहाँ पर जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियस का, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो ये जो थ्रेड लाइक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं ये कंटेन करते हैं डीएनए, मीन्स कि डीएनए के बने हुए होते हैं ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जब न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में नहीं होता है, मीन्स जब सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होती है, रेस्टिंग फेज में होती है, अपने इंटरफेज वाला जो फेज होता है उसमें जब प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस तो ये लूजली प्रेजेंट होते हैं। बट जब एक सेल में डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है या फिर एक सेल डिवाइडिंग फेज पर होती है तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस फॉर्म में आप प्रेजेंट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके ये क्रोमोसोम जो है उसको फॉर्म करते हैं। जो क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंस फॉर्म होती है उसको हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर इसी वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर के नाम से जानते हैं जो कि डीएनए को कंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करें न्यूक्लियस की तो ये क्या है कि जो सेल फंक्शन होते हैं, सेल के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है तो उन फंक्शंस को रेगुलेट करने का, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। सो न्यूक्लियस क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल फंक्शंस को। अगर यदि यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है कि अगर कोई सेल है, सेल के अंदर से हमने न्यूक्लियस जो है उसको रिमूव कर दिया, अगर यदि हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस जो है उसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वो सेल जो है वो डाई हो जाएगी, नॉन फंक्शनल होगी वो सेल। इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं तो सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अगर यदि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको रिमूव कर देंगे और हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड को इनटेक तो हमने कर लिया लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वही रिमूव हो गया है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक
अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी, या फिर जो हमारी बॉडी है वो बहुत पहले वीक हो जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारी डेथ हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली जो है वो होता है, और बहुत सारे फंक्शंस जो है उनको रेगुलेट करने का, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। सो अगर यदि किसी सेल के अंदर से हमने न्यूक्लियस को ही रिमूव कर दिया तो वो सेल क्या होगी, वो सेल डाई हो जाएगी। उसके बाद अगर यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके अंडर न्यूक्लियस की स्टडी की गई, तो उसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, जो कि 2 पैरेलल मेम्ब्रेन जो है उसको कंटेन करता है। मींस जब हमने न्यूक्लियस की स्टडी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वहाँ पर देखा कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से 2 पैरेलल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें पाई जाती हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पेस है, इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ये जो स्पेस है इन 2 मेम्ब्रेन के बीच का, ये जो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है वो कितना होता है, लगभग 10 to 50, यहाँ पर 15 नहीं 50 होगा, 50 नैनोमीटर का स्पेस पाया जाता है 2 मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो क्या है, ये फॉर्म करता है बैरियर किसके बीच में, मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर में, मीन्स कि यहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट है और ये एक सेल है, तो ये वाला जो रीजन है इन दोनों को सेपरेट करने का काम, मीन्स इनके बीच में एक बैरियर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है कौन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो डबल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो क्या है, बैरियर की तरह काम करती हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में जो मटेरियल प्रेजेंट है और जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल प्रेजेंट है, उन दोनों को सेपरेट आउट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी हमारा पेपर वर्क है जिसको हमें पोस्ट करना है, तो उसको हम एक एनवलप के अंदर रखते हैं, उसके बाद उस पर सारी डिटेल्स फिल करते हैं और उसको हम पोस्ट कर देते हैं। तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो, उस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने किसके अंदर रख दिया था, एक एनवलप के अंदर उसको रख दिया। तो जो उसके अंदर में इंफॉर्मेशन है वो बाहर वाले जो एनवायरनमेंट है या फिर बाहर में जो भी पीपल्स हैं उनको नहीं पता चलेगी कि इस पेपर में क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है, उन दोनों को सेपरेट आउट रखने का काम, मीन्स एक बैरियर की तरह काम करने का, बैरियर की तरह काम जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियर एनवलप, या फिर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये काम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का, कि एक बैरियर की तरह काम करता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो बाहर वाली मीन्स साइटोप्लाज्म की तरफ वाली जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो कॉन्टिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस, मीन्स कि प्रोटीन का फॉर्मेशन जब करना होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम्स। So the outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम एक फंक्शन की बात करें कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म जो फंक्शन होते हैं, या फिर सेल ग्रोथ जो है उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का, या फिर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है,
वो करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, कैरी करता है जीन। जीन क्या होते हैं, जीन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंटेन करने का काम कौन करता है, जीन। सो इसके बारे में भी हम जब क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसमें देखेंगे कि जीन जो है वो क्या होता है डिटेल में और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के बारे में। और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस शेप का स्ट्रक्चर होता है उसमें। ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये पूछ लिया जाता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन मीन्स कि दो मेम्ब्रेन पाई जाने वाले कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। उसके बाद जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ इस तरीके से पोर पाए जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से कुछ पोर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड मॉलिक्यूल्स, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका मूवमेंट हो सके दोनों डायरेक्शन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। मीन्स कि कुछ ऐसे मटेरियल्स या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, अब प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो चुकी है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो उसको एक ट्रांसपोर्ट या फिर एक पैसेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं इसकी इस फंक्शन को फुलफिल करते हैं, इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक पैसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर परमिट द एंट्रेंस ऑफ लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स कि जो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते, मीन्स मेम्ब्रेन के थ्रू परमिट नहीं हो सकते, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर। सो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर पोर जो है उसका क्या फंक्शन होता है। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर जिसको हम न्यूक्लियो प्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सेल है, सेल के अंदर में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, उनमें से एक सेल ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस। इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है उसमें भी एक मैट्रिक्स, जेल लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो जेल लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमैटिन, फाइन थ्रेड लाइक, कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसके बाद एक और स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है, एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सो अगर यदि हम इंडिविजुअली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस है, इसमें कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा और उसी के साथ साथ एक कुछ इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर और पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, फाइबर या फिर
क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलाई मीन्स न्यूक्लियोलस, ये जो है ये क्या है, एक स्फेरिकल राउंड शेप का स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस। उसके बाद द इंफॉर्मेशन द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे न्यूक्लियस जो है वो तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में जो एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो न्यूक्लियोलस है या फिर न्यूक्लियोलाई है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, बिकॉज इसी तरीके के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अब क्या है, न्यूक्लियोलस मीन्स कि न्यूक्लियोलाई जो है वो क्या है, वो साइट होती है फॉर द एक्टिव ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जो आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी सिंथेसिस के लिए जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलाई जो है वो उसमें किसकी सिंथेसिस होती है, आरएनए की, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप कि न्यूक्लियोलस जो है उसके बारे में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, और न्यूक्लियस का भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ इस तरीके से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो है उसमें एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि राइबोसोम्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियोलस से। सो न्यूक्लियोलस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स को। उसके बाद पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड सॉर्टिंग आरएनए। अब न्यूक्लियोलस जो है इस वाले रीजन में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो है वो ऐसी साइट है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होता है, और आरएनए की जो सॉर्टिंग है या फिर फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, कौन से वाले रीजन में होता है। सो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलस में। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो डिक्टेट करता है राइबोसोम को टू सिंथेसाइज प्रोटीन। मीन्स कि ये बोल सकते हैं हम, इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वहाँ पर राइबोसोम्स का प्रोडक्शन होता है, मीन्स राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। और हमने देखा है कि राइबोसोम्स जो है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूक्लियोलस में जब राइबोसोम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिक्टेट करता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करें, मीन्स प्रोटीन को का फॉर्मेशन करें। सो ये थे न्यूक्लियस के कुछ डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। अब एक जो न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट बचता है जिसको हम बोल रहे हैं फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने आप में बहुत थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाता है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो मैंने सोचा कि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए कि राइबोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं उसके बारे में, और डिफरेंट टाइप जो होता है राइबोसोम का उसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं डिटेल में। आई होप कि ये वाला वीडियो जो है अबाउट न्यूक्लियस वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।